जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का हमारा अंतिम पार्ट, इससे पहले सिर्फ इसी चैप्टर से हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाया है। ठीक है, 3 वीडियो में सबसे पहले वीडियो हम लोगों ने लेखक परिचय और इस चैप्टर का जो पूरा निबंध है एक एक करके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था। उसके बाद बाकी के 2 पार्ट में हम लोगों ने लगभग 60 से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और आज के इस सेशन में हम लोग आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर को एक एक करके देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम आज के सेशन में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन भी दिया गया, आंसर हुआ, बात खत्म। हम लोग आपको यहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे कि कैसे लिख के आए एग्जाम में, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके और एग्जामिनर आपके आंसर को देख के बहुत खुश हो। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का टोटल क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के अंतर्गत। चाहे आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आता हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, अगर इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन बना तो आप उसको आज के इस सेशन के बाद छोड़ के नहीं आने वाले, या उसका हवा आपको जरूर लगेगा। तो चलिए सारे लोग जुड़ जाइए, चूंकि आप लोग पहले से जानते हैं रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कैप्टन बैच, जिसके अंतर्गत आपको सभी विषयों की, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, इन सभी विषयों के सभी चैप्टर के सभी टॉपिक आपको बिल्कुल याद कराए जाने वाले हैं हर एक सेशन के माध्यम से। हम लोग के पास अभी जो भी टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम तक आने तक, हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करके आपको एक रिवाइजिंग करके आपको दे दिया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उससे पहले आपको ये पूरा तैयारी पता चल गया होगा। तो बैक टू आपका हम लोग चलते हैं फिर से आपका पहले क्वेश्चन की तरफ से, जो भी आपका एक एक करके सभी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने और भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है, हिंदी के और भी बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया, चाहे वो गद्य सेक्शन हो, चाहे वो पद्य सेक्शन हो, चाहे आपका व्याकरण सेक्शन ही क्यों ना हो, बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार जाके उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल एक शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक कंप्लीट तैयारी मिल सके। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये आपका जो चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, वहां को जब आप पढ़ना ही शुरू करेंगे तो स्टार्ट ही यहां से होता है कि यह विडंबना की बात है कि आज के भी इस समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये पहला लाइन में ही आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, लेखक इस विडंबना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि वर्तमान समय में भी, आज के समाज में भी क्या जातिवाद के पोषकों के कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप क्या है, कई आधारों पर इनका समर्थन किया जाता है। बहुत ही भयावह स्वरूप है। आप इस प्रकार अपने आंसर को बना के लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी आप एक जानकारी ले लीजिए कि किस तरह से आपको आंसर लिख के जाना है। जितना आप अगर ट्राई करें कि अपने शब्दों में लिख सके, ठीक है, तो यहां से भी आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, खुद से भी एक आंसर बनाने का ट्राई कीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में खुद का जब आंसर लिख के लाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स करने की संभावना होती है। तो आंसर क्या आप लिख सकते हैं, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस विडंबना की बात करते हैं जहां एक और भारत जैसे आजादी, समानता और बंधुत्व की बातें की जाती है। भारत जैसे देश में उस समय की बात है, 1936 का ये चूंकि भाषण है जो कि हमारे पास निबंध के फॉर्म में है। तो कहते हैं कि उस समय, जिस समय भारत में आजादी की बात हो रही थी, समानता की बात हो रही थी और बंधुत्व की बात हो रही थी, उस समय में भी और दूसरी ओर क्या हो रहा था, जाति प्रथा जैसी असमानता वाली परंपरा भी फैली हुई थी। ये एक विडंबना की बात लेखक कहते हैं। विडंबना का यह एक और लोकतांत्रिक की बात करते हैं, जहां विडंबना यह है कि विडंबना का स्वरूप क्या है, विडंबना का स्वरूप बहुत ही भयावह है, क्योंकि विडंबना यह है कि हम एक और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन समाज में जन्म के आधार पर ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत जैसे अन्याय अब भी मौजूद हैं। यही विरोधाभास सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी क्या है, समस्या। और यही इसी स्वरूप में लेखक विडंबना की बात करते हैं। तो ये आप एक बार फिर से हर बार की तरह इससे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, और उसके बाद आप आगे क्या करेंगे, हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे एक एक करके। जितना भी आपका चैप्टर में क्वेश्चन है आज हम लोग इसी सेशन में, एक ही सेशन में 1 शॉर्ट वीडियो में आपका कंप्लीट कराने जा रहे हैं।
आई होप दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अगला लाइन में है जातिवाद के पोषक इस पक्ष में अनेक तर्क देते हैं। क्या क्या तर्क देते हैं? क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही रूप है। जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं कि काम का बंटवारा हमारे यहाँ जाति प्रथा का ही रूप है। इसीलिए एक सभ्य समाज में क्या होना चाहिए? कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। अलग अलग वर्गों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य करना चाहिए ताकि हर एक कार्य उस समाज में बहुत अच्छी तरह हो। तो वही कहते हैं, जो क्या कहते हैं, एक सभ्य समाज में क्या क्या चाहिए? कार्य कुशलता चाहिए। एक सभ्य समाज के लिए कार्य कुशलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन इंपॉर्टेंट है। और श्रम विभाजन चूंकि जाति प्रथा का ही रूप है, इसीलिए जातिवाद में कोई समस्या नहीं है। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यही तर्क देते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही रूप है, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 नंबर में जातिवाद को सही ठहराने वाले यानी जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यही तर्क दिया जाता है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। यहाँ शब्द नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सभ्य होगा। क्या होगा? सभ्य होगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और फिर से इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, इस चैप्टर का जो व्याकरण संबंधी जो क्वेश्चन होगा उसके लिए हम लोग 3-3, 4-4 चैप्टर लेके एक बार सेपरेट एक पूरा सेशन लाएंगे। अभी आपका बस इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है उससे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। भीमराव अंबेडकर जातिवाद के जो पोषक उसके पक्ष में जो तर्क देते हैं उस पर क्या क्या आपत्ति बताते हैं उसके बारे में लिखना है, जो कि आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने निम्न आपत्तियां व्यक्त किए हुए कहते हैं। क्या आपत्ति व्यक्त की है? कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण किया है। वो मानते हैं कि चलिए एक सभ्य समाज में और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन ये जो भारत की जो जाति व्यवस्था है वो क्या है? श्रम विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन करती है। क्या करती है? श्रमिकों का विभाजन। काम के आधार पर लोगों का बंटवारा नहीं करती, लोगों के आधार पर काम का बंटवारा करती है। दोनों एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कि श्रम विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन का रूप धारण कर लिया है। यह एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न भिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। यानी एक सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के भिन्न यानी श्रम विभाजन सही है, लेकिन श्रम विभाजन में जो श्रमिक विभाजन हो जाता है और उन श्रमिक विभाजन में क्या सभी वर्गों को, अलग अलग कार्य करने वाले लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। इस तरह के बंटवारे हुआ करते हैं और जो कि अस्वाभाविक विभाजन है। इसके अलावा एक जाति को दूसरे जाति यानी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से ऊंचा नीचा भी कहा जाता है, ऊंची नीची भी कही जाती है, जो कि जातिवाद के जो पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन उसमें क्या आपत्ति है? उसकी क्या आपत्ति है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी होता है और ये अलग अलग वर्गों में बांटता है। और इसके अलावा क्या करता है? इन वर्गों को ऊंचा नीचा भी करार दिया जाता है। इसी कारण क्या है? श्रम विभाजन समाज के लिए एक अच्छा चीज, जाति प्रथा समाज के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? पिछला क्वेश्चन से ही रिलेटेड ये भी है। सब कनेक्ट करते जाएंगे एक एक करके। हमको लगता है आप ये जब पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना तो आपको चैप्टर भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, भारतीय समाज में आपका श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? मतलब जैसा श्रम विभाजन होना चाहिए वैसा भारतीय समाज में नहीं है। कैसे? तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी काम का बंटवारा मनुष्य को जो इच्छा होना चाहिए वही काम उसको करना चाहिए। श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं हो सकती। जाति व्यवस्था में मनुष्य निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारण कर दिया जाता है। यानी जाति व्यवस्था में क्या होता है? आपके
जाति के आधार पर आपके पैतृक जो कार्य है वही आपको सौंप दिए जाते हैं, भले वो आपको पसंद हो या ना हो, भले आप उसमें सक्षम हो या ना हो, लेकिन वो कार्य आप पे लाद दिए जाते हैं। यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर अन्य व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। और इस व्यवस्था में अगर मान ले किसी जाति की या फिर किसी वर्ग की जो कार्य है वो मतलब आपके उस तरह से नहीं है, मतलब वो उस तरह से आर्थिक लाभ आपको नहीं पहुंचाते हैं जो आपका एक नॉर्मल जिंदगी जीने में वो सहायक हो, तो क्या होगा, आपका जीवन क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप उस कार्य को नहीं बदल सकते। यही हमारे क्या है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का जो ये रूप है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वही लेखक कहते हैं, एक बार फिर से एक बार में पूरा पढ़ जाइए, कि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती। जाति व्यवस्था में मनुष्य की निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारण कर दिया जाता है। तीसरा लाइन, अगला लाइन, यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलकर अन्य व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। ये पूरा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, जिसका आप एक बार फिर से ले सकते हैं, पूरा एक बार देख लीजिए। 5वां नंबर पे चलते हैं हम लोग। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा प्रत्यक्ष मतलब सामने आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है किसका, बेरोजगारी का। यह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैसे, क्यों कहे हैं, कैसे कहे हैं कि जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? क्योंकि जाति प्रथा में होता है माता पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है। यानी जाति प्रथा में पैतृक पेशा के अकॉर्डिंग चलता है, जो आपका पैतृक कार्य होता है वही कार्य आपको भी करना पड़ता है। यानी जाति प्रथा में आप ऊपर एक और लाइन जोड़ सकते हैं, जाति प्रथा में माता पिता का जो भी पेशा होता है वही पेशा बच्चों को भी अपनाना पड़ता है, भले वह पेशा उसके लिए अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना ही क्यों ना पड़े। आज के इस युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीकी में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कभी भी अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा उसे भूखे मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी को भी अपना पेशा चुनने और बदलने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह किसी दूसरे पेशे में पारंगत हो। इसलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति ना होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई। यानी इसमें जो है व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार और अपने रुचि के अनुसार, शॉर्ट में अगर बोलेंगे, आप मेरे इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, इस व्यवस्था में जाति प्रथा में एक अलग आपको आंसर देते हैं, आप ये भी रखिएगा। जाति प्रथा में व्यक्ति की रुचि के अनुसार और उसके क्षमता के अनुसार उसे कार्य नहीं मिलता है, बल्कि उसके पैतृक स्थिति के आधार पे, उसके माता पिता की स्थिति के आधार पे, उसके माता पिता के कार्य के आधार पे उसको क्या, वही कार्य करना पड़ता है जो उसके माता पिता दादा दादी करते आए हैं, जो कि भारतीय समाज में एक तरह से क्या है, कुरीतियों के टाइप है। क्योंकि अभी का जो क्या हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, बहुत सारे पहले कार्य सीमित थे लेकिन अभी कार्य का क्षेत्र बढ़ रहा है, अलग अलग सेक्टर में क्या हो रहा है, काम बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारी आर्थिक तेजी आ गई। और वैसी स्थिति में अगर हम पुराने घिसे पीटे व्यवस्था पे चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एक समाज है बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, दूसरा समाज क्या है बहुत ज्यादा पिछड़ा रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एक बहुत गहरी अमीरी और गरीबी की खाई उत्पन्न होगी, जिसके कारण या तो इंसान भूखे रहने को मजबूर हो जाएगा या फिर वो क्या करेगा, कार्य को छोड़ देगा, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, एक एक करके। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लेखक जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस प्रकार जाति प्रथा गरीबी और उत्पीड़न से भी अभी बड़ी समस्या, यानी इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जाति प्रथा है। और क्यों, आगे हम लोग देखेंगे। लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। काहे मानते हैं? इसका मुख्य कारण है, क्या कारण है कि इस प्रथा में व्यक्ति को स्वयं की रुचि तथा कार्यकुशलता की पूर्णतया उपेक्षा की जाती है। यानी इसमें भी वही पुराना वाला बात कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अपने रुचि के आधार पर एवं कार्यकुशलता के आधार पर, कार्यकुशलता यानी वो जो कार्य करने में सक्षम है उसके आधार पर उसको काम नहीं मिलता है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी अन्य पेशा नहीं अपना सकता है, अपनी
स्वेच्छा से कोई भी दूसरा पेशा नहीं चुन सकता है, उस पेशा को बदल नहीं सकता है। अरुचि के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता निरंतर घटने लगती है। जिस काम में लोगों का मन नहीं लगेगा उस काम में वो क्या करेंगे, लोग काम कम करने लगेंगे या फिर अरुचि के समय अटपटे ढंग से करेंगे, मन नहीं लगेगा, जिसके कारण उसकी कार्य क्षमता निरंतर घटने लगेगी और यह दुर्भावना से ग्रस्त होकर धीरे धीरे टालू प्रवृत्ति के हो जाएंगे। एवं उस कार्य को क्या, अगर हमको कोई काम नहीं पसंद आता है तो उसे हम लोग आगे के लिए टालते रहेंगे। टालू प्रवृत्ति, टालना हमारा क्या होगा, टेंडेंसी हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी यह जाति प्रथा बहुत हानिकारक है एवं आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। भीमराव अंबेडकर किस किस पहलू, कौन कौन सा पॉइंट यूज किए हैं जिसमें वो कहे हैं कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, कैसे बताए हैं लेखक, तो आगे हम लोग बात करेंगे इसी में क्या क्या पहलू है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा में जो काम का बंटवारा है, श्रम विभाजन जो है वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। पहला पॉइंट, इस व्यवस्था में मानवीय कार्य कुशलता की कोई वृद्धि नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है, मनुष्य अपने कार्य कुशलता, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एक्सपीरियंस का लाभ नहीं हो पाता उसके पास। इससे मनुष्य का दुर्भावना ग्रस्त होकर टालू कार्य करने पर विवश होना पड़ता है। फिर से वही बात कि इसमें क्या होगा, मनुष्य जो है टालू बन जाता है, काम को टालने वाला बन जाता है और वो क्या होता है, काम ना करने पर विवश हो जाता है। इस प्रथा में मनुष्य धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। यानी अगर यही प्रथा आगे कंटिन्यू चलते रही और व्यक्ति को अपने रुचि पर आधारित कार्य नहीं मिलता रहा तो क्या हो जाएगा, आपको धीरे धीरे व्यक्ति क्या करेगा, उस कार्य में निष्क्रिय हो जाएगा, वो काम करने का उसको मन ही नहीं करेगा और धीरे धीरे किसी काम का नहीं होगा। वो कहते हैं ना, काम के ना काज के रहेगा, मनुष्य क्या हो जाएगा, धीरे धीरे किसी काम का नहीं होगा। इन सब बातों द्वारा लेखक ने आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक सिद्ध किया है। ऐसी प्रथा में लोगों को कितना गलत हो रहा है, समानता, तो आप एक बार इसको सही कर लीजिएगा। समानता, भातृत्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, अतः जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी हानिकारक है। तो ये आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, 2-3 आपका करेक्शन हुआ है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य के स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। पहला पॉइंट, इस व्यवस्था में मानवीय कार्य कुशलता की कोई वृद्धि नहीं होती, लोगों में एक्सपीरियंस का लाभ नहीं होता। इसमें मनुष्य का दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू बन जाता है, वो क्या करता है, काम को कल पे टालता है। तीसरा आपका हानिकारक चीज, इस प्रथा में मनुष्य धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, काम करने की उसकी क्षमता घटने लगती है। इन सभी बातों द्वारा लेखक ने आर्थिक पहलुओं के आधार पर जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक सिद्ध की है। ये क्या है, ये आर्थिक पहलू के पास है। अब ऐसी प्रथा में लोगों को समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता, अतः जाति प्रथा रचनात्मक पहलू से भी बहुत हानिकारक है। तो जाति प्रथा को किन किन प्रमुख पहलुओं से हानिकारक बताया है, 2 पहलू, कौन से, आर्थिक पहलू और रचनात्मक पहलू, इन दोनों पहलू का इसमें आपका जिक्र है। चलिए आगे बात करते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने क्या कहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हो सकती है और कैसे हो सकती है। तो चलिए इसमें भी बात करेंगे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भातृत्व और स्वतंत्रता, इन 3 चीजों को कहा है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, समता यानी समानता, दोनों एक चीज है, समता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। आखिरी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आखिरी में एक लाइन आएगा कि अब आप हमसे पूछेंगे कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है, कैसे, अगर श्रम विभाजन ना हो, जाति प्रथा ना हो तो क्या होना चाहिए। तो कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारा समाज समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता पर आधारित समाज की आवश्यकता माना है। ऐसा समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर होंगे, एक व्यक्ति दूसरे की मदद करेंगे, एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा करेंगे, सभी एक दूसरे से परस्पर क्या करेंगे, सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे।
दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। वो कहते हैं क्या कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है। लोकतंत्र का सिर्फ ये कार्य नहीं होना चाहिए कि सरकारें चुनना और सरकार बनाना, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सांसद जी बनेंगे, कोई मुखिया जी बनेंगे। लोकतंत्र का ये कार्य नहीं है। लोकतंत्र का कार्य क्या है? लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं बल्कि समाज की सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। लोकतंत्र क्या है कि समाज में सबको लेके मिलजुल के लेके चलना और सभी का अनुभव एक दूसरे से शेयर करना, सभी का अनुभव एक दूसरे से शेयर करना। तो यही है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा और शायद ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा 8 के बाद आपका, हाँ चलिए ये आपका 8 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो हम लोगों ने एक एक करके एक बार फिर से देख लेंगे, क्विक रिवाइंड लेंगे ताकि आपको सारा एक बार पूरा अच्छे से समझ में आ सके। लेखक ने किस विडंबना की बात की? विडंबना का स्वरूप क्या? ये इसका आंसर हम लोग बात किए थे। क्या विडंबना की बात किए थे कि आज के भी समय में जहां पे समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र की बात हो रही है वहां भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप क्या? आप लिख सकते हैं विडंबना का स्वरूप बहुत ही भयावह है, जिसमें क्या लोगों को ऊंच नीच, छुआछूत, ये सभी जो है हमारे समाज में व्याप्त होती जा रही है। धीरे आगे बढ़ेकर जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्या तर्क देते हैं कि अभी का जो सभ्य समाज है उसमें सारा कार्य अच्छे से हो, यानी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन बहुत अच्छा है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वही हम लोग आगे लिखे थे, ये भी आप स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। आगे बढ़ करते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या आपत्ति किए थे कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी का भी रूप ले लेती है और ये श्रमिक विभाजन फिर अलग अलग वर्गों में बढ़ जाता है और जब ये अलग अलग वर्गों में बढ़ जाता है तो ये वर्ग एक दूसरे को ऊंच नीच भी करार देते हैं कि आप उच्च जाति के हैं, हम नीचे जाति हैं, यानी एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। यही बहुत बड़ी, यही 3 आपत्तियों का जिक्र हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में किए हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। चौथा नंबर, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? यानी काम का बंटवारा जाति के आधार पर ना हो यह स्वाभाविक नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों कहा है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्यों? तो ये इसका बात करें क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जाती, क्योंकि यह व्यवस्था मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। काम हम मनुष्य जो चाहे वही उसे मिलना चाहिए, लेकिन यह ऐसी व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्थाएं मनुष्य निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है। यह प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना काम बदलने की अनुमति नहीं देता। चाहे आप भूखले मर जाओ लेकिन आपको काम वही करना पड़ेगा जो आपके दादाजी कर रहे थे, आपको काम वही करना होगा जो आपके पिताजी कर रहे थे। ये क्या है? बहुत बहुत अस्वाभाविक विभाजन है जो कि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। 5वां नंबर, जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनेगी? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे क्यों बनी हुई है? क्योंकि जाति प्रथा में कार्य क्या होता है? मनुष्य की अरुचि पर आधारित होता है। अगर उसका काम मन में काम का जो है काम क्या है, काम में मन नहीं लगता है तो उसको क्या होता है? आगे परेशानी, धीरे धीरे वो टालू प्रवृत्ति का हो जाता है और धीरे धीरे जो उसका जो पैतृक काम भी है वो भी उसे टाल करके भूल जाता है और धीरे धीरे मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? वो किसी काम का नहीं हो जाता है और जब वो किसी काम का नहीं होता है तो वो घर में बेरोजगार बैठ जाता है। इस प्रकार जाति प्रथा भी हमारे लिए क्या है? एक सीधा जो हमें दिख रही है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनती हुई दिख रही है। आगे हम लोग 6 नंबर पे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारा जाति प्रथा पे है। लेखक आज के भी समय में किसे? जाति प्रथा को गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि आज के समय में क्या है, जहां पे तकनीकी विकास हो रहा है, जहां पे क्या तकनीकी विकास हो रहा है वहां पे मनुष्य को पुराने परंपरा के अनुसार एक ही कार्य में बांधा जा रहा है, जो कि उसके स्वेच्छा से पर निर्भर नहीं करता। वो अपने स्वेच्छा से नहीं बल्कि माता पिता के। लेखक जाति प्रथा के आज के उद्योगों और गरीबी से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति स्वयं की रुचि पर कार्य कुशलता, यानी स्वयं की रुचि तथा कार्य की कुशलता, अपनी इच्छा और अपनी कुशलता के अकॉर्डिंग वो कार्य उसको नहीं मिलता है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी अन्य पेशा नहीं अपना सकता और रुचि के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता निरंतर घटने लगती है और यह दुर्भावना से ग्रस्त होकर धीरे धीरे टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा बहुत ही हानिकारक है और गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है।
आगे बात करेंगे। लेखक ने पाठ के किन किन पहलुओं पर जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। दो पहलू का हम लोग जिक्र किए हैं, एक आर्थिक पहलू, एक रचनात्मक पहलू। आर्थिक पहलू के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। इस व्यवस्था में कार्यकुशलता की कोई वृद्धि नहीं होती, यानी व्यक्ति का एक्सपीरियंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मनुष्य का दुर्भावनाग्रस्त होकर टालू कार्य करने को विवश हो जाता है, यानी काम को टालता है, धीरे धीरे उसको क्या करता है, काम में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है। क्या करता है, काम में बिल्कुल उसका मन नहीं लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, कोई भी काम का नहीं होता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इस प्रकार हुआ क्या, आर्थिक पहलू पर। आर्थिक पहलू पर क्या होता है, व्यक्ति जाति प्रथा के कारण बहुत ही ग्रसित होता है। दूसरा बात किया उसने क्या, हानिकारक प्रथा किस, रचनात्मक पहलू पर। रचनात्मक पहलू, ऐसी प्रथा में लोगों को क्या है, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व बहुत ही कमी होती है। लोगों को समाज में समानता नहीं मिलती है, स्वतंत्रता से वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, एवं भ्रातृत्व यानी भाईचारा भी घटने लगता है। जब ऊंच नीच का भेदभाव शुरू हो जाता है समाज में, तो उसके बीच में क्या, भाईचारा भी घटने लगता है। तो इस प्रकार रचनात्मक पहलू से भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। 8 नंबर, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कहा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भीमराव अंबेडकर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को आधार माना है। ऐसे समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा को तत्पर रहेंगे। दरअसल लोकतंत्र एक शासन पद्धति ने वही समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान को माना है। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, यानी सच्चा लोकतंत्र क्या है, सच्चा लोकतंत्र वही है जहां लोग समानता से रहें, स्वतंत्रता से रहें एवं एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहें। यानी लोकतंत्र का असली रूप वही है। लोकतंत्र कोई शासन पद्धति नहीं, यानी लोकतंत्र में सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर विधायक या फिर सांसद जी चुनने या फिर मुखिया जी का चुनने वाला प्रथा नहीं है। लोकतंत्र क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक अपना एक्सपीरियंस का आदान प्रदान, यानी सम्मिलित रूप से अनुभवों का आदान प्रदान करना होता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। पूरा 8 का 8 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डील किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आई होप आपको सारा आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपना आंसर भी एक घर में बैठ के बनाइए, जिसका आप हमारे यहाँ से पॉइंट चुन सकते हैं, कहाँ कहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग का भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारी बुक है जो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाके परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको ये बात पता होगा कि हमारे तरफ से आपका गोधुली, कैप्टन गोधुली, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत और इसके अलावा कैप्टन पीयूषम, आपका 9, 10, 11, 12 सभी तरह के जो आपके लिटरेचर के बुक हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आती है। संस्कृत में भी आपको क्या, आपका संस्कृत का हिंदी किया हुआ, उसके अलावा उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर। हिंदी में भी आपको क्या मिलेगा, वो पूरा चैप्टर मिलेगा, उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश का हिंदी किया हुआ और उसके बाद उसका सारा क्वेश्चन आंसर। यानी आपके क्लास 10th की तैयारी के लिए कंप्लीट बुक हमारे द्वारा आपको दी जाती है, जिसे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हमारे तरफ से लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स। ये सभी बुक आपको अपने नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। A1 क्वालिटी की बुक है, जो पिछले 17 सालों से हमारे बिहार बोर्ड के एक्सपीरियंस जो हमारे लोग हैं उनके द्वारा ये डिजाइन किया जाता है, एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा, ताकि आपके तरफ से बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जा सके। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल भी आपके साथ हमेशा सहयोग में रहेगा। 2026 तक जो भी आपका पूरा चैप्टर है सभी इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको खत्म कराया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल नोटिफिकेशन दबा लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।